गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है और उसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आपने फर्स्ट ईयर में जितने भी एनालिसिस पढ़े वो सब माइक्रो बेसिस पे थे, यानी कि उनका संबंध व्यक्तिगत था। आज हम नेशनल इनकम के थर्ड पार्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके थर्ड पार्ट की ओर जा रहे हैं। पहले में इसका हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट देखा था, कॉन्सेप्ट सेकंड, कॉन्सेप्ट थर्ड। आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हम बात करेंगे। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। कल हमने छोटी सी बात करते हैं, कल पिछली बार हमने कल पढ़ा था, एक तो पढ़ा था शुद्ध निवेश। हमने पढ़ा था कि सकल निवेश में से अगर मूल्यह्रास को अगर हम घटा दिया जाए तो हमारे पास शुद्ध निवेश मिलता है। सकल निवेश का संबंध ये है कि आप पूंजी निर्माण के लिए किए जाने वाला समस्त खर्चा आपका सकल निवेश है, और एक वर्ष की अवधि में किसी वस्तु को काम में लेने के बदले उसके मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास है, जिसे आमतौर की भाषा में हम गिरावट के रूप में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गिरावट के नाम से जानते हैं। कल हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, देखो मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं जिनका अंतिम उत्पादन अभी बाकी है, अर्थात ये वस्तुएं अभी उत्पादन प्रक्रिया से गुजरेगी। और अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो जिनका संबंध उत्पादन प्रक्रिया से नहीं है, अब यानी कि वो यूज्ड हो गई है, उत्पाद प्रयोग करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे ये पेन, ये आपका अंतिम वस्तु है, हम इस पे काम में ले रहे हैं। लेकिन रुई, धागा, कपड़ा ये मध्यवर्ती वस्तु है। इसके उदाहरण भी समझिए। कपड़ा, रुई, धागा, स्टील, चद्दर, ये क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम उत्पादन बाकी है। कपड़ा से आप शर्ट सिल सकते हो, कपड़े सिल सकते हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार कैसा भी कपड़ा सिल सकते हो। रुई का भी आप कुछ भी कर सकते हो। आप ब्लैंकेट बना सकते हो, रजाई बना सकते हो, या कंबल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। धागा का आप यूज कपड़े के निर्माण में भी कर सकते हैं, सिलाई में भी कर सकते हैं, मल्टीपर्पज है, आप किसी भी तरह से उसे काम में लें। स्टील चद्दर आप बॉक्स बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, कुछ भी। यहाँ तक कि बड़ा डिब्बा बना सकते हो, ट्रैक्टर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो सीट से। लोहे का सामान है तो तोड़ के कुछ किसी भी चीज़ निर्माण कर सकते हैं। अंतिम वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनमें रूप परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे मार्कर है, ये अंतिम रूप से अंतिम वस्तु है, इसका उपयोग जब तक होगा वो तब तक होगा, इसके बाद में हम फेंक देंगे, यूज एंड थ्रो। तो ये अंतिम वस्तुएं हैं। आगे हमने पढ़ा था उपभोग की वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका जीवन काल काफी छोटा होता है, उन्हें उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका जीवन काल काफी छोटा होता है, उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। जैसे यूज एंड थ्रो, जैसे बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी, पेंसिल, नोटबुक, है ना। यानी कि इनकी मदद से हम उत्पादन नहीं कर सकते, और ये उपभोग के लिए तैयार होती है। किसके लिए तैयार होती है? उपभोग के लिए तैयार होती है, तो उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। दूसरी वस्तुएं थी
पूंजीगत वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी सहायता से हम उत्पादन कर सकते हैं, और ये उत्पादन में मददगार होती है। इसकी मदद से हम उत्पादन कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, ट्रैक्टर, आपके कृषि औजार आदि ऐसी कुछ चीजें हैं जो उत्पादन निर्माण में सहायक होती है। उसे हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, नई चीज पढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, विशुद्ध परोक्ष का कर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक को बोलते हैं विशुद्ध परोक्ष कर। ये समझने से पहले हमें दो चीजें समझने की बात है कि परोक्ष और अपरोक्ष कर क्या होता है। देखो, कर दो प्रकार के होते हैं, परोक्ष या हिंदी बोलते हैं प्रत्यक्ष, अप्रोक्ष को प्रत्यक्ष बोलते हैं, और अप्रत्यक्ष कर। जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर कहते हैं। उससे पहले कर को समझ लेते हैं। कर एक अदेय भुगतान होता है। कर क्या है? एक अदेय भुगतान होता है। अदेय भुगतान होता है जिसके बदले कुछ पाने की आशा नहीं होती है। ये ऐसा होता है। कई बार पूछा था कर क्या, तो कर एक अदेय भुगतान है। ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, कर क्या है। तो कर आपका अदेय भुगतान है, एक अदेय भुगतान है। अदेय का मतलब ऐसा जो दोबारा नहीं चुका जाए, रिपेड नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी को उधार दिया तो वो आपको रिपेड करता है, वापस चुकाता आपको बैक करता है वापस से, है ना। लेकिन कर एक अदेय भुगतान है कि उसको दोबारा वापस देने की जरूरत नहीं है, जिसके बदले कुछ पाने की आशा नहीं रहती। जैसे एक सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं, आप दुकानदार के पास में जाओगे, पेन खरीदोगे, उससे क्या खरीदोगे? पेन खरीदने पर आप उसे मूल्य चुकाओगे, पैसे दोगे तो वो आपको पेन देगा। अगर आपको पैसे दिए हैं तो वो आपको पेन देगा, पैसे नहीं दिए तो पेन नहीं देगा। तो आपके पैसे के बदले वो आपको कुछ ना कुछ सेवाएं या कुछ ना कुछ चीजें आपको दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ बदले में कोई देने की संभावना नहीं होती। ऐसे कर को दो प्रकार से बांट रखा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के बारे में बात करूं मैं, तो ये ऐसा कर है, प्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जो
प्रत्यक्ष कर ऐसा, प्रत्यक्ष कर ऐसा कराघात है, कर कराघात है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसे ही चुकाना होता है, उसे ही चुकाना होता है, चुकाना होता है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये ऐसा कराघात है तो एक ऐसा कराघात है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, चुकाना उसे होता है, उसे ही चुकाना होता है। समझ में आया मैं कुछ कह रहा हूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि ये ऐसा कर है जिस व्यक्ति पर कर लगता है, चुकाना उसी को पड़ता है, तो दूसरा चुकाने नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो आयकर, कौन सा कर? आयकर, कॉमन निगम कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर और उपहार कर, उपहार कर, आयकर, संपत्ति, उत्तराधिकारी और लाभ कर, लाभ कर। ऐसे कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है जिसे हम एप्रोक्स कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्रोक्स भी कहते हैं। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पे लगता है, चुकाना उसे को पड़ता है। जैसे मान लो सरकार ने कर मेरे से लगाया, चुकाना मुझे पड़ता है। जैसे ये एक पहला उदाहरण है आयकर। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो सरकार आपके लिए छापा मारेगी और कर भी आपसे ही वसूलेगी, उसके लिए देने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनीज है जो भारत में अपना ट्रेड करती है और उनकी इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ का जो एरिया है वो इंडिया होता है, तो उनके द्वारा जो अर्निंग की जाती है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसे कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, निगम कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगम कर कहते हैं। ये निगम कर भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। और अगला संपत्ति कर। जब घर में बंटवारा होता है या पिता की संपत्ति जब पुत्रों में बांटी जाती है उस पर जो टैक्स लगता है वो संपत्ति कर कहते हैं। ये कर भी प्रत्यक्ष कर होता है, जिस व्यक्ति को संपत्ति मिलती है कर उसी से ले जाता है, दूसरे व्यक्ति से नहीं लिया जाता है। तो ये भी इसका अच्छा सा उदाहरण है। आगे उत्तराधिकारी कर। ये कर भी इसी की तरह का एक कर। ये बड़े बड़े व्यापारी घरानों में लगता है जब संपत्ति स्थानांतरित होती है उस समय कर लगता है। उपहार कर। आज़ादी के समय में ये लगभग कहें तो इससे 41% इनकम होती थी। प्रत्यक्ष करों में इसका योगदान 41% था, आज काफी कम हो गया। सरकार ने उपहार कर कम कर दिया। जब किसी व्यक्ति को बड़ा उपहार मिले तो कर उसे चुकाना पड़ा। जैसे सचिन को फरारी गाड़ी गिफ्ट में मिली थी माइकल शूमाकर के द्वारा। माइकल शूमाकर ने सचिन को फरारी गिफ्ट की थी, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट की थी। उस गाड़ी के बदले से सचिन ने 50 लाख टैक्स चुकाए थे। 50 लाख टैक्स के चुकाए, 50% समथिंग टैक्स चुकाया था उसका। तो ये कर भी इसका उदाहरण है। और लाभ कर। अगर आपको कहीं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से लाभ होने के कारण आपकी इनकम बढ़ रही है, उस पर कोई टैक्स लिया जा रहा है, तो वो भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो याद रखना ये इसके
उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण आयकर, निगम कर, उपहार कर, लाभ कर, संपत्ति कर और उत्तराधिकारी कर। ये बेटा वेरी मोस्ट, अगर मैं कहूँ तो ये वेरी मोस्ट और आज तक जितने भी जो अच्छे एग्जाम्स हैं उसमें सवाल पूछे गए हैं इसके। यहाँ से सवाल पूछे गए और आपको आना चाहिए। उसके प्रत्यक्ष करके दो उदाहरण बताओ तो आपका आंसर होना चाहिए। तो एक 2 3 4 5 6, मैंने 6 बताया, आप 2 रखने हैं। 6 याद रखो तो बहुत बड़ी खुशी होगी, फिर कम से कम 2 याद होना तो बनता है। इस प्रकार से आप इसके बारे में जान सकते हो कि प्रत्यक्ष कर वह कर जिस पर जिस व्यक्ति पे कर लगाया जाता है, चुकाना उसी व्यक्ति को पड़ता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उस व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। और ये इसके उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति, चलो ठीक है आगे अप्रत्यक्ष कर पढ़ते हैं, पहले इनको देख लो एक बार। अदे आपने एक नाम सुना? अदे इसका मतलब होता है बिना दिए, बिना चुकाए। अदेय भुगतान, बिना चुकाए भुगतान। अप्रत्यक्ष कर जिसे आप परोक्ष भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? परोक्ष। हाँ जी। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिसमें चुकाने वाला व्यक्ति और कर को वहन करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। आपने इसको सोचा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कर चुकाने वाला व्यक्ति और होता है और कर का वहन करने वाला व्यक्ति होता है? ऐसा होता है। और इन करों का बहुत बड़ा योगदान है। शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो अप्रत्यक्ष करों से होती है। किससे होती है? अप्रत्यक्ष करों से होती है। और वो उस इनकम के लिए कौन जिम्मेदार है? आप लोग कर पे करते हो, इसीलिए ऐसा होता है। इसी कुछ उदाहरण लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। अप्रत्यक्ष कर नहीं, जिसमें कराघात में जिसमें कराघात व करापात, जिसमें कराघात व कर को चुकाने वाले व्यक्ति है, वो चुकाने वाला व्यक्ति अलग अलग हो। हाँ जी, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है कि जिसमें कराघात व कर को चुकाने वाला व्यक्ति अलग अलग हो, यानी चुकाने वाला व्यक्ति दूसरा होता है और वहन करने वाला व्यक्ति दूसरा हो। ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। उदाहरण के लिए उत्पादन शुल्क, नाम सुना है?
जब कोई बड़ी कंपनियां उत्पादन करती हैं तो उसके बदले में उसको टैक्स देना पड़ता है। ये उत्पादन शुल्क कंपनियां चुकाती है, लेकिन वो कीमत में जोड़कर अपने से वहन कर लेती है। दूसरा बिक्री कर। कौन सा कर? बिक्री कर। आपने पेट्रोल के दाम बढ़ते देखे हैं? सरकार 1 रुपये टैक्स का बढ़ा देती है, दाम बढ़ जाता है। अब होना जाना है क्या कि पेट्रोल कंपनियां आपसे तो पैसे मांगने से रही, या आपसे बोलती है कि 1 रुपये मुझे 1 रुपये आप पे टैक्स लग गया, आप चुकाओ। नहीं, बिजली कंपनियों या पेट्रोल कंपनियों पे सरकार के द्वारा टैक्स लगा दिया जाता है। इनका भुगतान पेट्रोलियम कंपनियां करती है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनी कीमतों में टैक्स का मूल्य जोड़कर वो हमसे वसूल कर लेती है, तो बिक्री कर ये इसका उदाहरण है। उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क। कौन सा शुल्क? सीमा शुल्क। नाम तो सुना ही होगा, ये सीमा शुल्क, ये इसके उदाहरण है। उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। ये याद रखना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ये इसके उदाहरण है। आपने एक छोटा सा शब्द और सुना होगा, उससे बात करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति और कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। चुकाने वाला व्यक्ति अलग होता है और भुगतान करने वाला व्यक्ति अलग होता है। दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और बिक्री कर, ये इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण है। आपने बच्चों शब्द का नाम सुना होगा, अनुदान। नहीं सुना? कोई बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर, सब कुछ थोड़ी पता होता है बच्चों को। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक शब्द है अनुदान। अनुदान, अनुदान, अनुदान।